गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखे थे सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 135 और सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 135 में जो उल्लेख था उसका हम लोगों ने वर्णन किए। अब हम लोग देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के 136 से लेकर के 145 तक में क्या क्या उसमें उल्लेख मिलेगा। इसमें बहुत सारा अनुच्छेद ऐसे हैं जहां बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिएगा, अभी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय खुले में अपना निर्णय देता है तो यह किस अनुच्छेद के तहत है, तो यह 145(4) के तहत है। इसी प्रकार देखिएगा, अभी बहुत सारे एग्जाम होता है जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की सलाहकार शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 143 में है। इसके अलावा देखिएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन से संबंधित कौन से अनुच्छेद है, तो 137 है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जिसके विषय में हम लोग अभी देखेंगे और एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उसको हम लोग क्वेश्चन को सही सही बना दें। तो अनुच्छेद 136 में देखते हैं क्या कहा गया है। अनुच्छेद 136 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता पड़ता है। विशेष अनुमति की आवश्यकता पड़ता है। तो अनुच्छेद 136 में कहा गया जब भी आप सर्वोच्च न्यायालय में कोई अपील करना चाह रहे हैं तो उस अपील के लिए विशेष इजाजत की आवश्यकता पड़ेगा, आपको अनुमति लेना पड़ेगा, तब वहां पर आपको है तो आपकी सुनवाई की जाएगी। अनुच्छेद 137 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन या इसी को इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की अनुमति दी गई है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हो गया कि मान लेते हैं कोई ऐसा निर्णय दे दिया, जैसे मान ले केंद्र सरकार ने किसी ऐसे कानून का निर्माण कर लिया तो उस कानून की समीक्षा रिव्यू कौन कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा और इसी को कहते हैं हम लोग है जुडिशियल रिव्यू। उसी को न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक आपको है समीक्षा कहा जाता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा हम लोग कहां से लिए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, एक तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और दूसरा है कोई भी ऐसा कानून का निर्माण जब केंद्र सरकार करता है संसद में तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार, रिव्यू करने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। और केवल इसी के संदर्भ में नहीं, मैंने अभी आपको है भारत के राष्ट्रपति का मर्सी पिटीशन
के संबंध में मैंने एक टॉपिक है जो अपने चैनल पर डाले हुए हैं, मर्सी पिटीशन, आप जाकर के देखिएगा। उसमें राष्ट्रपति भी यदि आपको किसी प्रकार के क्षमादान शक्ति में कर सुनवाई करते हैं या किसी को सजा से माफ करते हैं और लगता है कि वह गलत है, तो उनका भी रिव्यू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट वहां भी रिव्यू करेगा। और इसके संदर्भ में, क्षमादान शक्ति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का 3 निर्णय था और ये तीनों निर्णय के विषय मैंने बता दिए थे। एक आया था 1980 में, जो है मेरूराम केस के संदर्भ में। एक आया था मेहर केहर केस के संदर्भ में 1988 में आया था। और एक 2006 में ई पुरी सुधाकरन आंध्र प्रदेश का था। उसमें सभी में ही बोला गया है कि जो भी क्षमादान यदि राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं, किसी को क्षमा देते हैं, तो उस क्षमा के भी रिव्यू किया जा सकता है, जो इससे सीमित। और इसी पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था 2025 में आईएएस में, उस क्वेश्चन को भी मैंने डिस्कस किए हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू इंपॉर्टेंट है। और ये जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। केंद्र सरकार को ऐसे कानून का निर्माण कर दे और उस कानून से नागरिकों का अधिकार का हनन होने लगे या उसका उल्लंघन होने लगे, तब उसका भी रिव्यू कर सकता है। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसलिए आप उसको याद रखिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 138, इसमें आपको कहा गया क्या है कि अधिकारिता जो भी है, सर्वोच्च न्यायालय की जो अधिकारिता है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में बढ़ोतरी की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में बढ़ोतरी की जा सकती है। की जा सकती है। अधिकारिता को कहते हैं इंग्लिश में ज्यूरिडिक्शन। जैसे मौलिक अधिकार के संबंध में अधिकारिता हो गया, सिविल मामले के संबंध में अधिकारिता हो गया, फौजदारी के मामले में अधिकारिता हो गया, तो इसी को कहा गया है ज्यूरिडिक्शन। और ये ज्यूरिडिक्शन से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी अधिकारिता में बढ़ोतरी करने के लिए वर्णन है अनुच्छेद 138 में। इसके बाद अनुच्छेद 139 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट संबंधी जारी करने का अधिकार दिया गया है, शक्ति दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय को, कोर्ट को रिट के संबंध में जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो याद रखिएगा, रीट के संबंध में, और 5 प्रकार का रीट होता है और वह रीट जारी करने का अधिकार किसको है? तो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है अनुच्छेद 139 के तहत। और जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार का रीट का उल्लेख है। और उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है वह अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। और वह कौन कौन से रीट है? तो जो सबसे पहले वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा जो है आपको है परमादेश, तीसरा जो है उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध, और 5वां जो है अधिकार परीक्षा है। और इसके संदर्भ में 2024 में प्रतिषेध के संबंध में क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम में। तो रीट संबंधी जारी करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 139 के तहत किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय एक आनुषंगिक शक्तियों का उल्लेख मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय की
सुप्रीम कोर्ट की आनुषंगिक शक्ति का उल्लेख मिलता है। यहाँ आनुषंगिक शक्ति के विषय में बताया गया है। आनुषंगिक को सहायक भी कहा जाता है, सहायक शक्ति के रूप में। वह किस अनुच्छेद में है? वह 140 में उल्लेख किया गया है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में फिर अगला अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित न्याय के द्वारा घोषित कानून या न्याय भारत के सभी न्यायालय पर, भारत के सभी न्यायालय पर लागू होगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है या कोई भी नियम लागू किया जाता है, वह केवल सुप्रीम कोर्ट में ही लागू नहीं होगा, बल्कि सभी राज्यों, सभी न्यायालय पर लागू होगा। चाहे वह उच्च न्यायालय हो, चाहे वह जिला न्यायालय हो, जहां भी होगा सभी जगह वह लागू माना जाएगा। अनुच्छेद 142। अभी अनुच्छेद 142 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 142 में देखिएगा बहुत सारा ऐसा निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके तहत अभी मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा। 2-3 एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है सुप्रीम कोर्ट का। अनुच्छेद 142 का सहारा लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है और उस निर्णय को माना गया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अनुच्छेद 142 में है। इसमें कहा गया है क्या कि भारत के दो समुदायों के बीच में, यह दो आपको है खास करके धार्मिक समुदाय, यह उनके आपस का जो विवाद है, चाहे भूमि संबंधी कोई विवाद हो, उस विवाद का समाधान जो है सुप्रीम कोर्ट अपने अनुच्छेद 142 का सहारा लेकर के विशेष अनुमति देता है। तो दो समुदाय के बीच में, दो धर्म के बीच में यदि कोई भूमि संबंधी कोई विवाद है या अन्य संबंध कोई विवाद होता है, तो उस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का सहारा लेते हुए वह है अपना सुनवाई करता है। भारत में दो धार्मिक समुदायों के बीच में धार्मिक समुदायों के बीच में कोई भूमि संबंधी विवाद उत्पन्न होता है या भारतीय लोकतंत्र में कोई संकट उत्पन्न होता है, भारतीय लोकतंत्र
में कोई संकट उत्पन्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस अनुच्छेद का सहारा लेते हुए सहारा लेते हुए अपना निर्णय देता है। जैसे 2019 में अयोध्या जो राम मंदिर विवाद था उस पर अपना निर्णय दिया गया था अनुच्छेद 142 का सहारा लेकर के। तो अयोध्या एवं बाबरी मस्जिद का जो विवाद था 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या बाबरी विवाद में अपना निर्णय दिया। पहला। दूसरा, फरवरी मार्च 2024 ईस्वी में चंडीगढ़ चुनाव के संदर्भ में इस अनुच्छेद का सहारा लेकर के अपना निर्णय दिया गया था। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 2024 ईस्वी में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। अभी देखिएगा, खास करके 2025 में ही वक्फ कानून जो मदरसा के संदर्भ में या मुस्लिम के संबंध में जो कानून था वक्फ कानून, उस पर भी निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वक्फ बिल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। इसीलिए यह आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास काफी पावर आ जाता है। अनुच्छेद 142 के तहत वो चुनी हुई सरकार को भी निरस्त कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट अपने 142 का सहारा लेकर के इस पर निर्णय दे सकता है। इसके बाद जो है अनुच्छेद 143 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 143 प्रत्येक एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी न किसी एग्जाम में। राष्ट्रपति की सलाहकार शक्ति का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति के सलाहकार शक्ति का उल्लेख मिलता है। जैसे मान लेते हैं
यदि देश में कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है, यदि देश में कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है, तो संवैधानिक संकट के संबंध में भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह की मांग करते हैं, सलाह मांगते हैं। जब वह सलाह मांगते हैं राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य है, किंतु राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। जब वह सार्वजनिक महत्व के मुद्दे ना हो तब वह सर्वोच्च न्यायालय सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को देख करके उसके संबंध में तो वह नहीं दे सकता, लेकिन उसके अलावा जो विषय होगा उस पर वह दे सकता है। तो आप इसमें याद रखिएगा कि राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य है। तो इसीलिए आप याद रखिएगा कि जब भी देश में कोई राष्ट्रीय संकट आएगा तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट हो या संवैधानिक संकट हो तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई से सलाह मांग सकता है, सलाह मांग सकता है, और सीजेआई सलाह देने के लिए बाध्य है, किंतु राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, बहुत ही सलाह तो राष्ट्रपति मांग सकते हैं और सीजीआई सलाह देने के लिए बाध्य है। केवल इसमें याद रखिएगा कि सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को छोड़ करके सलाह देने के लिए बाध्य, सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मान भी सकता और नहीं भी मान सकता है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद अगला अनुच्छेद देखते हैं। तो 143 हम लोगों ने देखे, फिर 143 के बाद 144, सिविल एवं न्यायिक अधिकारी, सिविल एवं न्यायिक अधिकारी, सिविल एवं न्यायिक अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय को कार्यों में सहायता देता है, सहायता देता है। अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 145 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें न्यायालय के नियम आदि का उल्लेख मिलता है। न्यायालय के नियम
आदि का प्रावधान है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में अभी देखिएगा, मैंने बोला था कि सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था क्या, कि सर्वोच्च न्यायालय अपना खुले में निर्णय देता है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 145 में। और 145 के किस क्लाउज में है? तो चौथे क्लाउज में। और पांचवें क्लाउज में क्या कहा गया है? संवैधानिक पीठ का निर्माण होगा। और संवैधानिक पीठ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी संविधान की व्याख्या करना होगा तो उसमें संवैधानिक पीठ सबसे महत्वपूर्ण है। और संवैधानिक पीठ का निर्माण कैसे होता है? तो कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। इसमें आप याद रखिएगा अनुच्छेद, इसमें जो क्लाउज है अनुच्छेद 145(4) में कहा गया है, एक 145(4) में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय खुले में अपना निर्णय देगा। सर्वोच्च न्यायालय खुले में अपना निर्णय देता है, ना कि बंद कमरे में। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है 5 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 145(5) में संवैधानिक पीठ का निर्माण किया जाता है। संवैधानिक पीठ का निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा गया है। और इसके द्वारा संवैधानिक पीठ के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है वह मान्य होता है और इसका निर्णय मान्य होता है। इसका निर्णय मान्य होता है। जैसे 1973 ईस्वी में भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक बेंच केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बना था। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक बेंच 13 न्यायाधीशों का बना था। और इस समय जो सीजेआई सर्वमित्र सिकरी थे। और निर्णय जो आया था 13 में से 7 और 6 का आया था। 7 पक्ष में थे और 6 विपक्ष में थे। पक्ष में 7 निर्णय आया था और 6 विपक्ष में थे। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप याद रखिएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और यह कहा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा बेंच था। इसमें टोटल न्यायाधीश कितने थे? 13 न्यायाधीश थे।
इसीलिए भारत का सबसे बड़ा बेंच है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी केशवानंद भारती बनाम में निर्णय दिया गया था, संविधान का आधारभूत संरचना, संविधान का आधारभूत संरचना, संविधान का आधारभूत संरचना जो अपना यह निर्णय दिया गया था। तो इसीलिए याद रखिएगा कि संवैधानिक, जैसे अभी पढ़ेंगे अनुच्छेद 147 में क्या है, निर्वाचन के संबंध में। निर्वाचन क्या, तो संविधान की व्याख्या कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। संविधान का अभिभावक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय। तो इसीलिए संविधान की व्याख्या करने के लिए उसको बनाया गया नियम है कि कम से कम 5 न्यायाधीश यदि संविधान की व्याख्या करेंगे तो उसे मान्य माना जाएगा। इस पर अलग से मैं इस पर चर्चा भी करेंगे आपको। सबसे पहले जो केस आता है वो संकरी बनाम आपको 1951 में केस आएगा, फिर मदन मोहन आएगा, उस पर हम लोग देखेंगे, चर्चा अलग से उस पर डिस्कस करेंगे। 145 में आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो मैं बता रहा था क्या कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है संविधान का आधारभूत संरचना का निर्धारण किया गया, और संविधान में क्या आधारभूत है या नहीं है इसका निर्धारण कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। और इस पर मैं अलग से आपको जो केस है, जैसे 8-10 केस है जो इंपॉर्टेंट है। शंकरी प्रसाद बनाम आपको राजस्थान राज्य है, फिर मदन गोपाल केस है 1957, फिर बेरुवाड़ी केस है, फिर गोलकनाथ है 1967 में, फिर 1973 में केशवानंद भारती बनाम है, 1980 में मिनरवा मिल्स है, 1994 में एसआर बम्बई केस है, फिर 2006 में ये पूरी सुधाकरण केस है। इसमें कुछ केस पर चर्चा में आपको अलग से करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 145 देख लिए। अनुच्छेद 145 में क्या है, न्यायालय के नियम आदि का उल्लेख मिलता है, कानून वगैरह का। 146 में कहा गया है, 146 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी और उसके कर्मचारियों के खर्च के संबंध में उल्लेख मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी, कर्मचारी, सेवक इत्यादि के खर्च के संबंध में उल्लेख मिलता है। फिर अनुच्छेद, लास्ट अनुच्छेद है 147, और ये लास्ट अनुच्छेद जो 147 में है, निर्वाचन संबंधी प्रावधान रखा गया है। निर्वाचन संबंधी प्रावधान है निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। इसी के संदर्भ में अनुच्छेद 147 और अनुच्छेद 145 दोनों को इंक्लूड करके पढ़ेंगे। निर्वाचन किसका करेंगे, निर्वाचन को इंग्लिश में कहते हैं इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करना मतलब कि जोड़ना, घटाना, उसकी व्याख्या करना, उसका एक्सप्लेन करना, अभिभावक के रूप में कार्य करना, वही निर्वाचन के संबंध में है। और निर्वाचन कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जब निर्वाचन करेगा तो उसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि संवैधानिक बेंच होगा तो उसके द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वो मान्य होगा। अब यदि आधारभूत संरचना के फैसले को आपको गैर सुप्रीम कोर्ट बदलना चाहे तो 13 न्यायाधीश यदि बड़ा बेंच बनेगा तभी इसको बदला जा सकता है। तो इसीलिए निर्वाचन संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 147 में, और अनुच्छेद 145 में प्रावधान क्या रखा गया है कि उसमें नियम और कानून का उल्लेख किया गया, जिसमें मैंने बोला क्या कि 5 न्यायाधीश मिलकर के कम से कम संवैधानिक बेंच बनाएंगे और उसका जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। जैसे 2019 में मैंने बोला कि अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद को समाधान किया गया,
तो अभी एक संवैधानिक बेंच था, उसमें भी 5 न्यायाधीश ने निर्णय दिए थे 2019 में, इसलिए उसे मान्य हो गया। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। न्यायालय के नियम तो है, लेकिन वह निर्वचन के संबंध में इंटरप्रेट करने के लिए, और इंटरप्रेट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेंगे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को व्याख्याकार, सर्वोच्च न्यायालय को अभिभावक, सर्वोच्च न्यायालय को इंटरप्रेट करने का अधिकार दिया गया है, जो वह इंटरप्रेट करेंगे। संवैधानिक बेंच के माध्यम से करेंगे, तो संवैधानिक बेंच होना बनाने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे, तभी वह किसी चीज पर निर्णय होगा, वह निर्णय सभी को मान्य माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है 124 से लेकर के 147 के बीच में जितने भी अनुच्छेद है उसकी एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्ति के संबंध में, कार्यकाल के संबंध में, पद से हटाने की प्रक्रिया के संबंध में, वेतन के संबंध में, फिर सुप्रीम कोर्ट का अपील की अधिकारिता क्या है, उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद, उसके विषय में मैंने डिस्कस कर दिए। तो इसीलिए आप इसे आराम से देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद आपको पूछेगा तो जो मैंने वीडियो बना दिए हैं उसी वीडियो से एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद पूछेगा, और उस पर जो भी एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल दे देकर मैंने समझा भी दिए हैं कि जो एग्जाम में आएगा तो आप इसे याद रखेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो यह है जो अनुच्छेद के संबंध में टोटल डिटेल एक्सप्लेन हो चुका है, और इसे आप देखें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने का मतलब है कि अपने ग्रुप में जो भी आपके स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देखें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से सब्सक्राइब भी करवाएं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमें क्या होगा, उसमें वीडियो बनाएंगे, थोड़ा वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी आप इसे पूरा आर्टिकल को याद कर सकते हैं। पूरा याद नहीं करें तो कम से कम आप आर्टिकल, सर्वोच्च न्यायालय का 5 से 6 आर्टिकल है जो आप याद रखें, जहां से क्वेश्चन हमेशा घुमाता है। तो इसीलिए यह आर्टिकल संबंधी हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट का हम लोग जो देखेंगे उसका अपील की अधिकारिता का क्षेत्र में जुडिक्शन क्या उसका है। एक तो यह सेक्शन बच गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने अब तक क्या किया, अपना निर्णय दिया है, वह विभिन्न प्रकार के जो निर्णय उसका है, शंकरी प्रसाद में क्या बोला, मदन गोपाल में क्या बोला गया, तो उन सभी निर्णय को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।